Hello friends, I Vishal Kaushik welcome you all once again to SSB Wings. So guys, this video is the fourth video of the Indian Polity series और अगर आपने इससे पहली वीडियोस नहीं देखी हैं इस सीरीज पे so you can click on this I button and you can access the playlist और आप सारी वीडियोस देख सकते हैं. तो guys आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं that is आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स. ठीक है, तो गाइस इस वीडियो में मैंने वही टॉपिक्स कवर किए हुए हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, जिन अमेंडमेंट्स पे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं. तो आप एक भी अमेंडमेंट मिस मत करना. इफ यू मिस एन अमेंडमेंट और देखो उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, तो कोई अमेंडमेंट आप मिस मत करना. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. और इस वीडियो के बीच में आपको एक बोनस क्वेश्चन भी मिलेगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गाइस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स. अगर गैस हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तो सबसे पहले हम वही जानेंगे कि ये किस पार्ट में है और किस आर्टिकल के अंदर आता है ये. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, तो गैस ये जो आता है आपका ये आता है आपका पार्ट 20 में. ठीक है, भाग 20 पार्ट 20 एंड आर्टिकल 368. देखो इसके ऊपर भी ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं वो किस आर्टिकल के अंदर मेंशन्ड है. ठीक है, तो अगेन हो गया, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं वो संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 पार्ट 2 आर्टिकल 368 के अंदर मेंशन्ड है. तो कैसे अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की बात कर ही रहे हैं तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अमेंडमेंट्स क्या होते हैं. ठीक है, तो गैस अमेंडमेंट होते हैं देयर आर बेसिक चेंज. अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी चेंज करना हो, कुछ चीज ऐड करनी हो या कुछ चीज कॉन्स्टिट्यूशन में से कम करनी हो, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ता है. जो कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं उनको चेंज करने के लिए. ठीक है, तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं यहाँ पे कि ये किस सदन में लाया जा सकता है, मतलब कि किस हाउस में लाया जा सकता है, जो आपका राज्यसभा है, लोकसभा है, ये सबसे पहले किस में लाया जाएगा. तो भाई इसका कोई फिक्स नहीं है, ये किसी भी सदन में आ सकता है. ठीक है, तो इट कैन ईदर कम इन लोकसभा. ठीक है, ये लोकसभा में भी पास मतलब लाया जा सकता है, इंट्रोड्यूस किया जा सकता है अमेंडमेंट बिल, और ये राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को पास कराने के लिए चाहिए होती है स्पेशल मेजोरिटी. ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि तीन तरह की मेजोरिटी होती है, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी और इफेक्टिव मेजोरिटी. तो कई बार ये क्वेश्चन करके पूछ लेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पास कराने के लिए कौन सी मेजोरिटी यूज होती है. फिर ऑप्शन दे देगा सिंपल, स्पेशल या इफेक्टिव या कोई नहीं. ठीक है, और एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे गाइस, दैट इज अगर इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमारे देश के फेडरल स्ट्रक्चर में कोई बदलाव आ रहा है, अगर फेडरल स्ट्रक्चर में कोई चेंज आ रहा है, इसका आपको आसान शब्दों में बताता हूं कि सेंटर और स्टेट के रिलेशंस के बीच में अगर कोई चेंज आ रहा है तो फिर आपको ये लोकसभा और राज्यसभा से तो पास कराना ही होगा. ठीक है, प्लस जितने भी हमारे स्टेट्स हैं, ठीक है, कितने स्टेट्स हैं इंडिया में, 28 प्लस 8 यूटीज. लेकिन हर एक यूटी में लेजिस्लेचर नहीं है, तो केवल 3 यूटीज में लेजिस्लेचर होगा. उनमें से भी अभी एक में फिलहाल नहीं है, जेएनके में अभी नहीं चल रहा लेजिस्लेचर. तो दिल्ली एंड पुदुचेरी. ठीक है, तो ये कहता है कि अगर फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर संघीय ढांचे में अगर कोई बदलाव होता है उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, तो आपको लोकसभा राज्यसभा से तो पास कराना ही है, साथ ही साथ आपको आधे से ज्यादा जो हमारे कंट्री के अंदर लेजिस्लेचर्स हैं उनसे भी पास कराना. मान लो 28 प्लस 2 की बात करते हैं, 30 है फिलहाल, तो यहाँ 16 तो होने ही होने चाहिए, मतलब 15 प्लस 1
ये जरूरी है, मतलब 1 हो 2 हो 3 हो कुछ भी हो, मतलब मिनिमम 15 से ये पास होना ही चाहिए, मिनिमम 15 लेजिस्लेचर से पास होना चाहिए। ठीक है। अब जब वो लोग उस पर साइन कर देंगे, अपने अपने लेजिस्लेचर से इसको पास कर देंगे, तो फिर ये कानून बन जाएगा। इसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको। इसका एग्जांपल है जीएसटी। तो जीएसटी जो था बिल, लोकसभा राज्यसभा से पास हुआ, प्रेसिडेंट ने साइन करे, और उसके बाद ये जो जीएसटी बिल था ये स्टेट में भी आया, और स्टेट की अपने लेजिस्लेचर से भी पास हुआ था ये। ठीक है। और आपको पिछले वाले का एग्जाम्पल बताता हूं कि राज्यसभा में भी आ सकता है। तो आपको याद हो जब JNK का ये बाइफर्केशन हुआ था, तो सबसे पहले जो बिल लेके आए थे ये लोग राज्यसभा में लेके आए थे, अगर आपने ध्यान से उसको देखा हो तो। ठीक है। और एक चीज आप मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, उसको नोट करके लिख लें कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए कोई भी ज्वाइंट सिटिंग के प्रोविजंस नहीं है। जैसे बाकी नॉर्मल बिल्स में ज्वाइंट सिटिंग वगैरह होती है, तो इसमें कोई ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती। ज्वाइंट सिटिंग किस आर्टिकल में है ये आप कमेंट करके बताओ मेरे को कि ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन किस आर्टिकल के अंडर में आता है। ठीक है। इसके अंदर ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती। ये बिना ज्वाइंट सिटिंग अलग अलग उससे ही पास कराना पड़ेगा आपको, अलग अलग हाउस से पास कराना पड़ेगा। ठीक है। और एक चीज और बता देता हूं, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए प्रेसिडेंट की परमिशन भी नहीं चाहिए। ठीक है। प्रेसिडेंट की परमिशन रिक्वायर्ड नहीं है। प्रेसिडेंट की परमिशन भी नहीं चाहिए इसके लिए। ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की। अब आप कोई भी अमेंडमेंट मिस मत करना, क्योंकि सारे ही इंपॉर्टेंट है जो मैं लिखवाऊंगा। तो सबसे पहला जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है दैट इज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है। और ये कब आया था, इसकी डेट पूछ लेता है ये, मतलब डेट के मंथ वो पूछ लेगा, मंथ और ईयर। ये आया था जून 1951 में। ये क्वेश्चन भी सीडीएस में आया है, उसमें मंथ पूछा था कि किस मंथ में ये आया था। ठीक है। तो देखो यार, सारे क्वेश्चंस वही हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं। ठीक है। तो जून 1951 में आया था। तो इसके अंदर क्या चीजें एडअप हुई थी, पॉइंट बना के लिख लेना। सबसे पहली चीज जो इसके अंदर आई थी कि 9th शेड्यूल जोड़ा गया था इसके अंदर, जो कि हमने अभी पीछे शेड्यूल्स पढ़े थे, पिछली वीडियो शेड्यूल्स की थी। तो इसके अंदर 9th शेड्यूल जोड़ा गया था, जो कि किससे रिलेटेड है, बताओ किससे रिलेटेड है, पढ़ा था पिछली वीडियो में। ठीक। तो ये रिलेटेड है एक तो लैंड रिफॉर्म। ठीक है। इट इज रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म एंड जुडिशियल रिव्यू के प्रोविजंस हैं जो बाद में जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे कमेंट करके बताओ। मैंने आपको बताया है पिछली वीडियो में कि जुडिशियल रिव्यू वाला जो रिफॉर्म है वो कब जोड़ा गया था। इनिशियली जो 9th शेड्यूल था दैट वाज नॉट अंडर द वो किसी भी कोर्ट में या किसी भी जुडिशरी के अंदर उसमें स्क्रूटनी नहीं की जा सकती थी, कोई रिव्यू नहीं हो सकता था। लेकिन बाद में इसको जुडिशियल रिव्यू के अंदर ले आए हैं। तो आप बताओ किस ईयर में ये जुडिशियल रिव्यू के अंदर आया था, पिछली वीडियो में बताया मैंने आपको। ठीक है। और जो इसके अलावा प्रोविजंस हैं दैट इज इसके में, मतलब इसके अंडर अकॉर्डिंगली जो आर्टिकल 15 क्लोज 4 है वो जोड़ा गया था। ये किस लिए है, फॉर रिजर्वेशन। जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो हर चीज डिटेल में पढ़ाऊंगा। रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है। रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। और जो तीसरी चीज जोड़ी गई थी इसमें दैट इज जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, नहीं सॉरी, फ्रीडम ऑफ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हाँ, आपका आर्टिकल 19 जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वगैरह, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसके अंदर 3 रेस्ट्रिक्शंस ऐड किए गए थे। सबसे पहला था आपका पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था। जो हिंदी वाले साथ साथ लिखते रहे, पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था, ये रेस्ट्रिक्शंस ऐड किए गए थे फ्रीडम ऑफ स्पीच पे। दूसरी चीज थी फ्रेंडली रिलेशंस विद, मतलब ये कह लो कि फ्रेंडली रिलेशन विद अदर कंट्रीज।
अगर ये चीज आप वॉयलेट कर रहे हो, आपका जो अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अगर वो इन चीजों को वॉयलेट कर रही है तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। फ्रेंडली रिलेशंस विद कंट्रीज, ठीक है। और तीसरा रेस्ट्रिक्शन जो था वो था आपका प्रोवोकिंग फॉर क्राइम, अपराध के लिए भड़काना। अगर आप किसी, आपके जो स्पीच है या आपके जो अभिव्यक्ति है, अगर आप उसको बोलने से किसी दूसरे व्यक्ति को किसी अपराध करने के लिए भड़का रहे हो, तब आपके ऊपर मुकदमा हो जाएगा एंड आपका फंडामेंटल राइट्स जो आपको दिए गए हैं उसका वायोलेशन होगा, प्रोवोकिंग फॉर क्राइम, ठीक है। तो तीसरी जो चीज जिसके अंदर रेस्ट्रिक्शन जोड़ी गई थी दैट वाज आपका प्रोवोकिंग फॉर क्राइम। अब जो नेक्स्ट आपको लिखना है अमेंडमेंट, वो लिखना है आपको 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, अक्टूबर 1956, अक्टूबर 1956। इसके अंदर क्या है, देखो पहले क्या था कि जो हमारे स्टेट्स थे, ठीक है, वो हमारे स्टेट्स 4 कैटेगरीज के अंदर थे, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी और कैटेगरी डी। तो इस सिस्टम को खत्म कर दिया गया और उसके बाद उस टाइम पे 14 स्टेट्स क्रिएट किए गए थे, ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग। और साथ ही साथ 6 यूटीज भी बनाई गई थी, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है इसी कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि पेपर में आई है कई बार, ठीक है। इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जो स्टेट्स हैं, तो जो स्टेट्स हैं, 2 स्टेट्स का या उनसे ज्यादा का एक हाई कोर्ट हो सकता है, ठीक है। मतलब 1+ जो 2 स्टेट हैं उनका कंबाइन करके एक हाई कोर्ट बना दिया जाएगा। मतलब कहने का ये है कि एक से ज्यादा स्टेट का एक हाई कोर्ट हो सकता है, ये कहता है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और इसी में गवर्नर भी होता है। तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जो है गवर्नर, मोर देन 1 स्टेट, एक ही व्यक्ति मोर देन 1 स्टेट का गवर्नर रह सकता है। एग्जाम्पल बताता हूँ, जो आनंदीबेन पटेल जी हैं वो यूपी और एमपी की भी गवर्नर थी साइड बाय साइड, ठीक है। और हाई कोर्ट का आप बताओ कमेंट करके कि ऐसे कौन सा हाई कोर्ट है जो 2 स्टेट में ऑपरेट करता है, या एक स्टेट या कोई यूटी के अंदर, ऐसे बहुत सारे हैं। आप कोई भी 2 कमेंट डाउन कर देना, ठीक है। इसमें इतना ही है। अब लिखिए आप थर्ड, जो मतलब इससे अगला, दैट इज 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगस्त 1966, 18वां संवैधानिक संशोधन अगस्त 1966। इसके अंदर ये कहा गया था कि जो हमारे देश की संसद है, ठीक है, उसे राज्य पुनर्गठन के समस्त अधिकार दिए गए हैं। मतलब पार्लियामेंट हैज द फुल अथॉरिटी टू रीऑर्गेनाइज और रिक्रिएट अ स्टेट, ठीक है। या तो वो एक स्टेट से 2 स्टेट बना दे, 2 स्टेट को कंबाइन करके एक स्टेट बना दे, ठीक है। तो पार्लियामेंट को पावर्स ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एंड क्रिएशन, ठीक है। इसमें इतना ही पढ़ना है आपको। अगला आता है आपका 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अप्रैल 1967। इसमें क्या था, इसके अकॉर्डिंगली जो सिंधी लैंग्वेज थी,
ठीक है, उसको 15th रीजनल लैंग्वेज बनाया गया था। तो इसीलिए ये जो अमेंडमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखो सबसे पहली बार जब अमेंडमेंट हुआ था, सॉरी, जो सबसे पहली बार अमेंडमेंट हुआ था लैंग्वेज ऐड करने के लिए, तो वो यही था 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इसके अकॉर्डिंग जो सिंधी है, जो सिंधी लैंग्वेज है, उसको ऐड किया गया था हमारे 8th शेड्यूल में एज 15th रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, तो बस इस अमेंडमेंट में आपको यही पढ़ना है। अब बात करते हैं अगले अमेंडमेंट की। सो अगला वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, दैट इज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। ठीक, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए थे, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो और ये कब आया था, एक्चुअली मैं डेट बता देता हूं। ये इमरजेंसी में आया था, जब इमरजेंसी लगी हुई थी कंट्री के अंदर 25 जून 1976 से, और आपका 21 मार्च 1976 से 21 मार्च 1977। और किसकी गवर्नमेंट थी, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की। ठीक है, तो ये जब आया था, इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, और इसमें ये भी पूछ लेता है कि कौन सी लोकसभा थी, ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखो वगैरह ना क्वेश्चन यार। इस पूरी की पूरी पॉलिटी सीरीज में ना ये वर्ड तुम्हें बार बार सुनने को मिलेंगे, ये लाइन जो है ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये पूछा था, क्वेश्चन आया था कि अंडर विच लोकसभा, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच लोकसभा द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज बीन, तो आपका किया गया था, मतलब ठीक है अंदर, तो इसका जो आंसर है दैट इज 5th लोकसभा। ठीक है, उस टाइम पे 5th लोकसभा चली गई थी। अब क्वेश्चन आता है कि अंडर विच लोकसभा द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज बीन अमेंडमेंट, ये अमेंडेड, तो ये वही आएगा आपका 5th लोकसभा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसको देख लें जरूर। तो मैंने को बताया था, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी माना जाता है। तो जो प्रोविजंस हैं वो ये थे। सबसे पहला प्रोविजन अगर देखते हो इसमें, तो दैट इज जो लोकसभा और विधानसभा का जो टेन्योर है, अभी 5 साल होता है, तो इस पहले भी 5 ही साल था, तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद में इसको 6 साल कर दिया गया था। ठीक है, 6 years कर दिया गया था। और इसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको प्रियम्बल में पढ़ाया था, 3 नए वर्ड्स प्रियम्बल में जोड़े गए थे। कौन कौन से जोड़े गए थे याद है? सबसे पहला था सोशलिस्ट, दूसरा था सेकुलर, और तीसरा था इंटीग्रिटी। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, मतलब करीब करीब 1 घंटे के आसपास की, लेकिन एक चीज श्योर है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट जो प्रोविजन जोड़ा गया था इसमें, दैट इज आप ये लिख लो कि जो आपके 10 फंडामेंटल ड्यूटीज, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज इसके साथ में जोड़ी गई थी। ठीक है, ये इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तो ये जो है आर्टिकल 51A के अंदर आता है। 51 आर्टिकल किस चीज में आएगा वो आगे पढ़ेंगे, ये आता है डीपीएसपी में, और उसी में आर्टिकल 51 है, और उसी के बाद में आर्टिकल 51A में ये फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड है। ठीक है, और ये किस पार्ट में है? पार्ट 4A, पार्ट 4A, आर्टिकल 51A पार्ट 4 में आपका ये है डीपीएसपी। ठीक है, और ये कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं रशिया से।
ठीक है। और ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, इसको इम्पोर्टेंट है कि किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे इसको लिए गए थे। तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, सरदार स्वर्ण सिंह, ठीक है। और इसके अलावा अभी देखो, जब भी कोई चेंज होने वाला होता है या कोई नया लॉ आता है, तो ये आपने पढ़ा होगा बहुत बार, टर्म या सुनी होगी, प्रधानमंत्री या कैबिनेट की सलाह पर राष्ट्रपति ने ये काम कर दिया, ठीक है, या ये ऑर्डिनेंस पास कर दिया प्रधानमंत्री की सलाह पर या कैबिनेट की सलाह पर राष्ट्रपति ने ये ऑर्डिनेंस पास कर दिया। तो उस ऑर्डिनेंस को पास करने के लिए जो कंपल्सन है, ठीक है, वो इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से डाली गई थी। कंपल्सन फॉर प्रेसिडेंट टू, आपको एक्सेप्ट कर लो, टू एक्सेप्ट द recommendations ऑफ कैबिनेट, ठीक है। इसमें यही पढ़ना है बस, और कुछ नहीं पढ़ना। अब आता है नेक्स्ट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978। तो जो ब्लंडर्स उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में किए थे, उनको चेंज करने के लिए ये आया था, ठीक है, टू रिपील सम प्रोविजंस ऑफ 42nd CA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो सबसे पहला रिपील जो चीज करी थी इन्होंने, वो ये करी थी, जो लोकसभा और विधानसभा, स्टेट्स की विधानसभा है, इसका जो टेन्योर है वो वापस से 5 साल कर दिया गया, ठीक है। तो इनका जो टेन्योर था वो वापस से 5 साल कर दिया। दूसरा चेंज जो आया वो करा था नेशनल इमरजेंसी में। तो नेशनल इमरजेंसी में क्या चेंज हुआ था? नेशनल इमरजेंसी में एक पहले वर्ड हुआ करता था 1977 तक, सॉरी 1978 तक, इंटरनल डिस्टरबेंस। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है CDS में, अभी बताऊंगा कैसे आया था ये इंटरनल डिस्टरबेंस। इंटरनल डिस्टरबेंस को हटा दिया गया और इसकी जगह जो वर्ड इंट्रोड्यूस किया गया दैट वाज आर्म्ड रिबेलियन। तो ये क्वेश्चन ऐसे आया था। देखो अभी 3 चीज है, मतलब नॉर्मली 3 + 1 4 चीज है टोटल। तो मतलब तो उसमें ये लिखा आया था क्वेश्चन के अंदर, 4 ऑप्शन ये थे कि अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड। तो पहला ऑप्शन था वॉर, दूसरा ऑप्शन था एक्सटर्नल एग्रेशन, तीसरा ऑप्शन था तुम्हारा आर्म्ड रेबेलियन, और फोर्थ ऑप्शन था इंटरनल डिस्टरबेंस। तो बताओ इसका सही आंसर क्या है? कमेंट में करके, कमेंट में लिख के बताओ मेरे को इसका सही आंसर क्या है। आपको पता है, मैंने ही बता भी दिया, ठीक है। अब अगला प्रोविजन जो आया था वो ये था, या क्लास होनी चाहिए देखो इंटरेक्टिव, ठीक है। जब तक क्लास इंटरेक्टिव नहीं होती तब तक मजा नहीं आता। और आने वाले कुछ दिन में हम लोग लाइव क्लास लेके आएंगे, उसमें आप जो लोग कमेंट करोगे मैं पढ़ के उसका आपके जो डाउट्स होंगे वो हैंड टू हैंड सोल्व भी कर दूंगा, ठीक है। अब फिलहाल तो कुछ नहीं कर सकते, फिलहाल तो आपको कमेंट ही करना पड़ेगा, देखो, ठीक है। जो उसका नेक्स्ट प्रोविजन था दैट वाज जो आर्टिकल 20 एंड 21 है, ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। और जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है ना, आर्टिकल 20 और 21 में मेंशन, पर्सनल लिबर्टी, तो वो जो ये है आर्टिकल 20 और 21,
ये इमरजेंसी के टाइम में कोई भी इमरजेंसी होगी ये कभी सस्पेंड नहीं होंगे, ठीक है। अगर नेशनल एवरेज, क्योंकि पहले इंदिरा गांधी ने इन्हें भी सब खत्म कर दिया था, तो उसके बाद फिर ये आया था कि आर्टिकल 20 एंड 21 जो है प्राणविक दैहिक स्वतंत्रता, पर्सनल पर्सनल लिबर्टी, इसको यार इन डिटेल पढ़ेंगे जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे ना हम लोग, इन डिटेल पढ़ेंगे सारी चीजों को, मजा ही आ जाएगा पढ़ के, ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी में ये सस्पेंड नहीं हो सकते कभी भी, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है सीडीएस में, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी में ये कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकते, ठीक है। दूसरी चीज जो इसके अलावा आई थी, दैट इज जो आर्टिकल 31 था, जो आर्टिकल 31 था आपका राइट टू प्रॉपर्टी, वो पहले एक फंडामेंटल राइट था, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट था, जिसे इस 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद हटा के एक लीगल राइट बना दिया गया है, ठीक है। नाउ इट्स अ लीगल राइट। और किसमें मेंशन्ड है? आर्टिकल 300A। इसकी बड़ी मजेदार सी कहानी है आर्टिकल 31 की, जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे ना हम लोग तब बताऊंगा, बड़ी मजेदार कहानी है इसकी, ठीक है। तो इसमें बस इतना ही पढ़ना है सारे अमेंडमेंट में। अब आता है नेक्स्ट अमेंडमेंट आपका 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985। ये भी पढ़ा है देखो हमने अभी पहले, कब? जब शेड्यूल्स पढ़ रहे थे। तो ये कहता है इसके अकॉर्डिंग जो है 10th शेड्यूल ऐड किया गया था, और ये किससे रिलेटेड है? एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून। ये दल बदल कानून से संबंधित है, बस इसमें इतना ही। अब आता है अगला, अगला क्या है आपका 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है भाई, सब इंपॉर्टेंट। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989। ये क्या कहता है? ये कहता है कि इसके अंदर जो आर्टिकल 326 है ना हमारा, किसके अंदर आता है? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ेंगे तब इन डेप्थ पढ़ेंगे इन चीजों को। तो आर्टिकल 326 के अंदर इसके अंदर मॉडिफिकेशन किए गए थे। तो इसके अकॉर्डिंग पहले जो वोट टू मतलब वोट देने की उम्र होती थी ना, ये जो वोट ये जो वोट देने की जो होती थी वो होती थी 21 साल, 21 ईयर्स। तो 61th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद इसको 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया। इसको यहाँ ऊपर लिख लेता हूँ, तो देखेगा नहीं, 18 ईयर्स, ठीक है। तो ये भी देखो फिर अपने आप में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। और ये भी आया हुआ है पेपर में, ठीक है। अगला देख लेते हैं, दैट इज 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1990। इसके रिलेटेड जो भी ये आपको मॉक टेस्ट देने हो या को मॉक क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हो ना, तो यू कैन अटेम्प्ट देम ऑन टेलीग्राम चैनल। सारे टॉपिक के पॉलिटी के आपको मॉक क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, तो यू कैन एक्सेस द टेलीग्राम चैनल। कमेंट सेक्शन से, सॉरी डिस्क्रिप्शन से यू कैन एक्सेस द टेलीग्राम चैनल, ठीक है। और या फिर अगर आपको ऐसे नॉर्मली जाना है तो यू कैन सर्च ऑन टेलीग्राम, जस्ट डायरेक्टली सर्च एसएसबी विंग्स, और आप टेलीग्राम पे चले जाओगे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो 65th के अकॉर्डिंग क्या हुआ था? इसके अकॉर्डिंग जो है आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति मतलब शेड्यूल कास्ट, तो इसमें जो कमीशन है वो शेड्यूल कास्ट का जो कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, ये
बनाया गया था, ठीक है। तो इस संशोधन के अनुसार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया था। जो हिंदी वाले हैं वो लिख सकते हैं ऐसे। अब 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1991, तो ये कहता है कि जो दिल्ली है, जो पहले मतलब राजधानी है, तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग दिल्ली में एक विधानसभा बनाई गई थी 70 सदस्यीय 70 मेंबर विधानसभा बनाई गई थी, जिसमें 7 मंत्री होंगे, 7 मिनिस्टर्स, जिसमें 7 मंत्री होंगे। ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग हुआ था। जो 7 मंत्री वाला सीन है ना, कि 7 ही मंत्री क्यों होंगे, ठीक है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग है। और देखो इसका जो नाम बदल के ना, दिल्ली का नाम बदल के, अभी दिल्ली का नाम अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में दिल्ली बोलते हैं, लेकिन इट्स नॉट दिल्ली, इट्स एनसीटीडी। दिल्ली का जो नाम है वो है एनसीटीडी, पूरा का पूरा नाम जो है। इसका फुल फॉर्म क्या है आपको पता है? नेशनल कैपिटल टेरिटरी। अगर आप दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट खोल के देखोगे ना, तो वहां पे आपको दिल्ली गवर्नमेंट नहीं मिलेगा, वहां पे आपको ये मिलेगा नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ऑफ नहीं, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली, ये मिलेगा, ठीक है। तो ये नाम भी दिया गया था इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब अगला आ जाता है, ये इससे भी इंपॉर्टेंट, दोनों एक साथ रिलेट करके पढ़ना आप, 69 और 70। तो 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के अकॉर्डिंग, जो मैं आपको थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस कर रहा था, तो दिल्ली और पुदुचेरी को अलाउ कर दिया गया, क्या अलाउ कर दिया गया, कि वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट लेंगे। जो उनके एमएलए है ना, इनकी जो भी विधानसभा है, विधानसभा के जो एमएलए हैं, वो अब पार्टिसिपेट करेंगे किस चीज में? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। पार्टिसिपेशन इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया सीडीएस में, लेकिन उसको इसमें कंसीडर नहीं कर रहे हो, प्रेसिडेंट में पढ़ेंगे। प्रेसिडेंट भी जब पढ़ोगे ना, तो यार गारंटी ले रहा हूँ प्रेसिडेंट का भी एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, ठीक है, इन प्रेसिडेंट इलेक्शन। तो ये था 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब आते हैं अगले की बारी पे, इसमें आपको इतना ही पढ़ना है। अगला है आपका 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, ठीक है। 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, इसके अकॉर्डिंग 8th शेड्यूल में नमक जोड़ा गया। नमक मतलब एन एम, क्या मतलब है इसका नमक का? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक है। सो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, नमक, नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये 8 शेड्यूल में जोड़ी गई थी। तो 15 और 3 कितने होगी टोटल लैंग्वेज? 18। ये 16th, ये 17th और ये 18, 18 लैंग्वेज हो गई है टोटल अभी तक। अगला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पढ़ लेते हैं, वो क्या है। अब देखो 73rd, 73rd, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये कब आया था? 1992 में।
देखो एक चीज और बताता हूँ मैं अभी, चलो आगे आने तो पहले क्वेश्चन जो भी बताऊंगा, ठीक है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि संविधान के अंदर एक नया भाग जोड़ा गया, दैट इज भाग 9, पार्ट 9 ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और जिसको नाम दिया गया पंचायत। ठीक है, पंचायत, इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, पंचायत को पूरा पूरा पंचायती राज सिस्टम जब पढ़ेंगे ना, जब पढ़ेंगे इसको, पंचायत का नाम दिया गया। और देखो आप शेड्यूल्स में भी मैंने पढ़ाया था, जो आपका 11th शेड्यूल है ना, वो यही है, ठीक है। और कह लो कि इसी के साथ साथ 11th शेड्यूल भी जोड़ा गया, ये भी 11th शेड्यूल भी जोड़ा गया कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 के अनुसार संविधान में एक नया भाग, भाग 9 जोड़ा गया, जिसे नाम दिया गया पंचायत, और इसी के साथ साथ संविधान की अनुसूचियों में 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई, ठीक है। इसको लिख लो हिंदी वाले। अब बात करते हैं 74th की। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये भी इसी साल आया था, मतलब मंथ चेंज है इनका, बस आया उसी साल था, जब पंचायती राज और ये पढ़ेंगे ना सिस्टम पूरा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, सब चीज डिटेल से पढ़ेंगे, मजा ही आ जाएगा पढ़ के, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो जोड़ा गया था ना, इसके अकॉर्डिंग जोड़ा गया था पार्ट, आपका पार्ट 9A, जिसको नाम दिया गया आपका महानगर पालिकाएं, ठीक है, महानगर पालिकाएं। ठीक है, महानगर पालिकाएं या फिर म्यूनिसिपैलिटीज, और इनको ऑटोनोमस स्टेटस दिया गया है, ऑटोनोमस स्टेटस दिया गया है इनको, ठीक है। और ऑटोनोमस स्टेटस जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में पंचायतें जोड़ी गई हैं उन्हें भी दिया गया है, ठीक है। डिटेल में तो आगे पढ़ेंगे इन सभी को, क्या क्या सिस्टम है, ऑटोनोमस क्या क्यों दिया गया है, क्या प्रोविजन थे ऑटोनोमस देने के, कितने सब्जेक्ट्स हैं, रिजर्वेशन कितना है फॉर फीमेल्स और फॉर SC ST, कुछ है जो भी है, किस स्टेट में होती है, किस स्टेट में नहीं होती, हर चीज डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। और इसी के साथ साथ आप देख लो प्लस 12th शेड्यूल जोड़ा गया आपके कौन में, सॉरी, हाँ 12th शेड्यूल कह लो, 12वीं अनुसूची, ठीक है। तो आपका हो गया 74th का भाग 9A जोड़ा गया, जिसे महानगर पालिकाएं कहा गया, और इन्हें इंग्लिश वाले तो ऑटोनोमस स्टेटस लिख लेंगे, हिंदी वाले लिख लें स्वायत्त संस्था, स्वायत्त संस्था, ठीक है, स्वायत्त संस्था के रूप में इनको स्थापित किया गया था, ठीक है। ये हो गया। अब लिख लो आप 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये कब आया था आपका, 2002 में, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002। इसके अकॉर्डिंग जो आपकी लोकसभा की सीटें हैं, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा की सीटें हैं, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा की जो सीटें हैं उनको फ्रीज कर दिया गया। वैसे देखो अभी तक आप लोग जब इसको पार्लियामेंट पढ़ेंगे ना प्रॉपर, तो सारी चीज डिटेल में पढ़ेंगे, इन डिटेल कितनी सीटें हैं अभी तक मैक्सिमम, ठीक है, और कितनी अभी प्रेजेंटली है। अभी तो देखो प्रेजेंटली 545 है। आपको अगर लोकसभा की बात बताता हूँ, लोकसभा में प्रेजेंटली 545 सीट्स हैं, जो कि मैक्सिमम हो सकती है 552, ठीक है। तो अभी जितनी है, बाकी जो फ्री है उन्हें फ्रीज किया गया है। और फ्रीज कब तक किया गया है, एक क्वेश्चन आया हुआ है लोकसभा राज्यसभा के ऊपर कि
जो लोकसभा और राज्यसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, सॉरी राज्यसभा नहीं लोकसभा, लोकसभा की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं वो किस बेसिस पे डिवाइड होती हैं, ठीक है। क्योंकि एक जिले के अंदर ही आप देखो, अगर मैं अपने स्टेट अपने वाले डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ तो मेरठ डिस्ट्रिक्ट जो है वो 2 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर आता है, ठीक है। और हमारी जो प्रॉपर मेरठ कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके अंदर हापुड़ डिस्ट्रिक्ट भी आता है। तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं होती, इसका एक प्रॉपर तरीका होता है लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी को बांटने के लिए। आप कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है, फिर से कि किस बेसिस पे लोकसभा की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है वो डिसाइड होती है, ठीक है। इसके बाद लिखो आप 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002, ये भी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002। तो इसके अंदर एक नया फंडामेंटल राइट जोड़ा गया, कौन सा? 21A। ये फंडामेंटल राइट्स में जोड़ा गया था हमारे FR में। और ये क्या है, ठीक है, ये है राइट टू एजुकेशन। जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो मजा आएगा तुम्हें पढ़ने में। 25 पेज के अंदर फंडामेंटल राइट्स हैं। अगर मैं वीडियोस की बात करूँ ना तो ये मान के चलो कम से कम 7 से 8 वीडियोस कम से कम आपको फंडामेंटल राइट्स की मिलेंगे। ज़्यादा हो सकती है, कम नहीं हो सकती। मिनिमम 8 तो मान के चलो आप, 8 या 10 वीडियोस। लेकिन ये है कि एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। राइट टू, क्या लिख रहा हूँ मैं, राइट टू एजुकेशन। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 4:15 बजे। टू एजुकेशन, ठीक है। वो किसके लिए? जो 6 to 14 एज ग्रुप के बच्चे हैं उनके लिए राइट टू एजुकेशन इज फंडामेंटल राइट। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में कि अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द राइट टू एजुकेशन हैज बिकेम अ फंडामेंटल राइट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 16 to 14। ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये हो गया। और इसके अलावा एक एडिशनल फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी, 11th फंडामेंटल ड्यूटी। 11th फंडामेंटल ड्यूटी क्या है? एजुकेशन, मतलब इट्स अ रिक्वेस्ट टू पेरेंट्स कि अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराएं। ये भी एजुकेशन से रिलेटेड ही है। ये मतलब हिंदी में प्रॉपर इसकी जो लाइन है वो ये है कि इसके अनुसार 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया जो अभिभावकों से बच्चों को शिक्षा दिलवाने के संबंध में है। सो बेसिकली इट्स अ रिक्वेस्ट किनसे? पेरेंट्स से। इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम पेरेंट्स टू गिव एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रंस, ठीक है। तो ये एक 11th फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। अब आप अगला लिख लो, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003, ठीक है। 89वां, आधो तो समझ में नहीं आएगा 89 क्या होता है, तो ठीक है, ये 89 हिंदी वाले को पता है। तो ये 89वां संवैधानिक संशोधन 2003 है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आर्टिकल 338A जोड़ा गया। यानी कैसे, किससे रिलेटेड होगा? 338 हमने अभी पढ़ा है, तो 338A किसके लिए है? तो ये है नेशनल कमीशन फॉर ST शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। ध्यान रखना 338 तो है SC के लिए और 338A है ST के लिए। बाकी जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ेंगे तो आपको हर एक मैं कवर करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। कितने मेंबर बॉडी होती है, कौन अपॉइंट करता है, इनका रेजिग्नेशन कैसे होता है, किसके इक्विवेलेंट होते हैं, ये सब चीज़ आपको इन डिटेल पढ़ाई जाएगी। आप टेंशन ना लो, बस बने रहो और सपोर्ट करते रहो, मंजिल आसान है, ठीक है। अब आता है अगला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अगला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या कहता है
दैट इज 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये आया हुआ है, ये भी आया हुआ है पेपर में, ये आया था CDS 1 2018 में, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003, ठीक है। सो इसमें क्या हुआ था, जो मंत्री परिषद है, ठीक है, एक तरीके से इसको लिख लो आप, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जो मंत्री परिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो अगर हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तो लोकसभा, और बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की या स्टेट लेजिस्लेचर की तो विधानसभा। तो इसकी टोटल स्ट्रेंथ का 15% से ऊपर नहीं हो सकता वहां पे जो मंत्री परिषद की संख्या होगी, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होंगे ना, वो लोकसभा की सीट से 15% से ज्यादा नहीं हो सकते, और विधानसभा में भी सेम रूल एप्लीकेबल होता है, 15% से ज्यादा नहीं हो सकते। तो अगर आप देखो कि अगर हम लोकसभा की बात करते हैं तो 545 का 15% क्या होगा, ये होगा करीब करीब 81 बैठेगा राउंड फिगर में करके। तो आप देख लो, एक मोदी जी हमारे प्लस 80, ये 80 मंत्री होंगे, और इनके अंदर ये PM हो गया, कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है, स्टेट मिनिस्टर्स, ठीक है, और डिप्टी मिनिस्टर्स, ये सभी होंगे इन 81 में। और सेम चीज एप्लीकेबल होती है विधानसभा में। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में सीट है 403, ठीक है, और यूपी में जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हो सकते हैं इंक्लूडिंग योगी बाबा, सो दैट इज 1 + 59, ठीक है। और यही चीज जो है ना, ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी एप्लीकेबल होती है, सॉरी यूटी के लिए, ठीक है। यूटी का बताता हूँ आपको, पहले कहा ना केजरीवाल 7 वाले ही क्यों होंगे केजरीवाल के लिए, उससे ज्यादा क्यों नहीं होंगे। तो उसमें ये होता है ज्यादा, तो ज्यादा नहीं कम होता है उसमें, ये बताता हूँ आपको। यूटीज के लिए ये होता है बहुत कम, यूटीज के लिए होता है 10%, ठीक है, यूटीज के लिए इट इज 10%, ठीक है, ठीक है। यूटी की बात करें तो यूटी का होता है, अगर दिल्ली की विधानसभा है तो दिल्ली की विधानसभा है 70, अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, तो 70 का 10% कितना होगा, 7, ठीक है। तो वहां केजरीवाल प्लस 6 मंत्री हो सकते हैं बस मैक्सिमम, वो कोई मंत्री बना लो, चिकित्सा मंत्री बना लो, या तुम्हारा एजुकेशन मिनिस्टर बना लो, कोई भी मिनिस्टर बना लो, 6 ही बना सकते हैं बस, ठीक है। अब इसके अगला जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है दैट इज, फिर अगेन देखो यहाँ पे वो ऐड होगा, अभी लैंग्वेजेस ऐड होंगी यहाँ पे, अब तो वो खत्म ही होने वाला है ऑलमोस्ट, 1-2 ही रह गए, ठीक है। अब लिखो आप 92, ठीक है, 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003, इसमें बताऊंगा वो चीज जो मैं पहले कह रहा था, एक चीज आगे बताऊंगा। तो देखो यार, देखो 2003 है ये 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003, तो इसके अकॉर्डिंग 8th शेड्यूल में 4 लैंग्वेज जोड़ी गई थी, कौन कौन सी लैंग्वेज जोड़ी गई थी, तो दैट इज बी डी एम एस, ये पढ़ा था ना आपने, बोर्ड मास, तो इसको बोर्ड मास से पढ़ सकते हो आप कि ये क्या थी, ये है बोडो। ये आपको जो टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं उनको याद होगा, भी मैंने क्वेश्चन भी दिया था एक रिलेटेड, वो आया हुआ क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था सेम कि 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में कौन सी लैंग्वेजेस जोड़ी गई थी, एग्जैक्ट क्वेश्चन यही था। जो लोग टेलीग्राम में भी हैं वो कमेंट करके बताएं कि ये क्वेश्चन सेम था या नहीं था, ठीक है। बोडो, ये है डोगरी, एम से आती है आपकी मैथिली,
और एस से आती है संथली। ठीक है, अब देखो यार, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो आया था 2003 में, लेकिन अगर आपको याद हो जब मैंने शेड्यूल लिखवाए थे, मैंने उसमें लिखाया था आपको 2004 कि 2004 में ये कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ी गई थी। तो यार ऐसा होता है कि कई बार जब ये जो अमेंडमेंट आता है ना, ये एक्ट पास तो हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन से, लेकिन जब एक्चुअली में एनफोर्स होता है, मान लो ये लास्ट में पास हुआ था, ठीक है, 2003 के लास्ट में पास हुआ है, लेकिन इसको एनफोर्स होने में 2-3 महीने लग जाते हैं, तो 2004 शुरू हो गया था तब। तो एक्चुअली में अगर बात करते हैं, ये इनसे भी क्वेश्चन बना सकता है यूपीएससी कि लैंग्वेजेस कौन सी ईयर में जोड़ी गई थी, एक्चुअली में मतलब किस ईयर के अंदर ये लैंग्वेज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एनफोर्समेंट में आ गई थी, ठीक है, और किस ईयर में जोड़ी गई थी, वो दोनों अलग अलग क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, अब आता है आपका, लिख लो आप 99th, देखो आप 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये कौन सा ईयर है, 2014। ठीक है, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2014, इसके अकॉर्डिंग जो बनाया गया था आपका एनजेएसी बनाया गया था। एनजेएसी क्या है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रिपील कर दिया था। इसके ऊपर बहुत विवाद चला था। एक प्रॉपर आर्टिकल है जो हमारे डीपीएसपी में, जो ये कहता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका, ठीक है, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों अलग अलग रहेंगे और ये एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ऐसा एक आर्टिकल है डीपीएसपी में, जब डीपीएसपी पढ़ेंगे तब उसको पढ़ाऊंगा आपको मैं। ठीक है, तो लेकिन फिर भी सरकार ने की तो खैर मंशा तो ठीक थी इसके अंदर, क्योंकि जजेस की बहुत ज्यादा कमी है, तो इस अपॉइंटमेंट कमीशन से जजेस को अभी तो चलता है। आप चलो आप ही बताओ मेरे को, अभी क्या सिस्टम है जो हमारे जुडिशरी सिस्टम में जजेस को अपॉइंट करता है, ठीक है, उसका नाम बताओ, क्या क्या सिस्टम उसका होता है वो। ठीक है, उसमें रिटायर्ड जजेस होते हैं, ठीक है, वो सब उसी के अकॉर्डिंग ये अपॉइंटमेंट वगैरह होता है। तो आप मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि किस सिस्टम के अकॉर्डिंग अभी हमारे कंट्री में जजेस अपॉइंट होते हैं। ठीक है, इसको फिर बाद में कैंसिल कर दिया गया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया था इसको कि ये नहीं एप्लीकेबल होगा। इसके बाद आप लिखो 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया आया था 2015 में। ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। इसके अकॉर्डिंग जो है वो बॉर्डर डिस्प्यूट रिजोल्व हुए थे किस कंट्री के साथ, यानी कि बॉर्डर डिस्प्यूट्स रिजोल्व हुए थे किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। ठीक है, और इसको जो उसमें कुछ गांव हमने उनको दिए थे, कुछ जगह उनसे हमें मिली थी। ठीक है, तो ये 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2015 के अकॉर्डिंग था। अब आप डाल लो अगला, ये लास्ट है। ठीक है, 122 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2016। ठीक है, इसके क्या था, इसके अकॉर्डिंग बनी थी जीएसटी। ठीक है, इसमें इसके बाद से ही जीएसटी को ऐड किया गया था। जीएसटी क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, और पिछले वाली वीडियो में जो टारगेट दिया था, हालांकि पूरा हुआ नहीं है वो, तो फिर भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ, बट ध्यान रखो आगे से ना टारगेट पूरे होने चाहिए। इसका टारगेट मैं अगेन वही रख रहा हूँ, सेट कर रहा हूँ 100 लाइक्स, क्योंकि इसके अंदर बहुत जबरदस्त वाली इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, सो आई एम काउंटिंग ऑन यू। ठीक है गाइस, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद।